ओके। सो आज का टॉपिक है आपका मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये आपके बोर्ड्स में या स्कूल में 4 मार्कर्स में टीचर देती है। ठीक है। मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, द मल्टीपल टाइम्स या द मल्टीपल डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय बैंक फ्रॉम द इनिशियल डिपॉजिट। मैंने एक बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा कि मल्टीपल डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय बैंक फ्रॉम द इनिशियल डिपॉजिट्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बैंक में जब आप पैसा जमा कराते हो तो बैंक आपके पैसे से और कितना पैसा क्रिएट करता है। मीन्स पैसे से पैसा क्रिएट करना इज कॉल्ड मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन मीन पैसे से पैसा क्रिएट करना। मल्टीपल डिपॉजिट, एक बार आपने सपोज इनिशियल डिपॉजिट, सपोज मैंने 1000 लिया। अब इस 1000 का अगर मैंने 10 टाइम्स 10,000 जनरेट कर लिया तो ये क्या हो गया? मेरा मल्टीपल डिपॉजिट, यानी मनी क्रिएशन बाय द बैंक फ्रॉम इनिशियल डिपॉजिट। अब आप कहोगे कि 1000 रुपये जमा कराए और 1000 के 10,000 बन गए। बात समझ आती है कि 1000 से 10,000 बन गए होंगे। अब ये 10 गुना बने, 5 टाइम्स बने, 20 टाइम्स बने, वो हमें कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है फिलहाल कि हमने 1000 रुपीज़ लगाए और 1000 के 10,000 बन गए, यानी हमने 1000 के 10 टाइम्स और मनी को क्रिएट किया। तो कमर्शियल बैंक का काम क्या है? कमर्शियल बैंक का काम है कि जब भी कमर्शियल बैंक में कोई अकाउंट होल्डर या कोई पर्सन जब भी कमर्शियल बैंक में पैसा जमा कराता है, बैंक उसके पैसे का कितना मल्टीपल टाइम और पैसा क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। अब आप बार बार एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर दो चीजें बार बार बोल रहे हैं, कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। दो टाइप के बैंक होते हैं। एक होता है आपका सेंट्रल बैंक और एक होता है आपका कमर्शियल बैंक। जो आपके सेंट्रल बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक हर कंट्री का एक ही होता है। जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हमारी कंट्री के कमर्शियल बैंक कौन कौन से हैं? तो हमारी कंट्री के कमर्शियल बैंक्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आपका इंडियन ओवरसीज बैंक या आईसीआईसीआई बैंक, आईएचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सेट्रा। हाय गुनिका। हेलो सर। हेलो। गुनिका, आपने वो मनी सप्लाई का प्रीवियस पार्ट बाय एनी चांस देखा था? नो सर, आई विल वॉच इट टुडे। कोई बात नहीं। आज जो हमने टॉपिक शुरू किया है ना, आई जस्ट गिव अभी हमने स्टार्ट ही किया है तो मैं आपको ब्रीफिंग देता हूँ कि टॉपिक किस बारे में है। इट्स अ इंडिपेंडेंट टॉपिक, आपको मोर और लेस समझ आ जाना चाहिए एक बार तो। और जब पिछली ओके। क्लास का लेक्चर देख लोगे तो उसके बाद ये परफेक्टली बिल्कुल समझ आ जाएगा। एंड वी आर रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर एज वेल। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। ओके। दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। तो ये टॉपिक बताने से पहले हमने दो बातें बताई कि सेंट्रल बैंक क्या है और कमर्शियल बैंक क्या है। सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे कंट्री के सारे कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है। तो कमर्शियल बैंक्स कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। ठीक है। और इन सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स की जो लगाम है वो किन के हाथ में है? सेंट्रल बैंक के हाथ में। आप बार बार सुनते होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कर दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसीज चेंज कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो सेंट्रल बैंक इज द मेन बैंक ऑफ कंट्री इंडिया, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे कंट्री के सारे कमर्शियल बैंक्स को चलाता है। तो यानी हमारी कंट्री के जितने भी ये कमर्शियल बैंक्स हैं, इन सबको रेगुलेट और सुपरवाइज कौन करता है? सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक इज द बैंकर्स बैंक। सारे बैंकों का बैंक कौन हुआ? सेंट्रल बैंक। तो जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं,
जितनी भी हमारी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है ये सब हमने डिटेल में बाद में पढ़ना है। तो जितना कुछ भी मनी को कंट्रोल करना होता है, वो मनी को कंट्रोल करने का किसके पास मतलब अथॉरिटी होती है? सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा होना चाहिए या इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कौन देखता है? सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक का काम है कि इकोनॉमी में, कंट्री में पैसा ज़्यादा होना चाहिए या पैसा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि कंट्री में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अभी मोटा मोटी जो हमने टॉपिक शुरू करना है, दैट इज मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। अब मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक का मतलब क्या है कि मनी क्रिएशन मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल डिपॉजिट्स विच आर क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम द इनिशियल डिपॉजिट। अब इसका मैंने आपको सिंपल एग्जांपल क्या दिया कि अगर कोई पर्सन बैंक में 1,000 रुपये जमा करता है तो बैंक उसके 1,000 रुपये से कितना मल्टीपल टाइम, सपोज यहाँ पे मैंने बोला 10 गुना, 1,000 का 10 गुना पैसा क्रिएट किया। अब 20 गुना भी कर सकता है, 5 गुना भी कर सकता है, एक वन टाइम भी कर सकता है, 100 टाइम भी कर सकता है। तो ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, ये सब अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी सिंपल हमने क्या देखा, सिंपल हमने इस मनी क्रिएशन का मतलब समझा है कि मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक का मतलब है कि अगर कोई बैंक में पैसा जमा कराता है तो बैंक उसके पैसे का कितना मल्टीपल टाइम और पैसा क्रिएट करता है। कि अगर मैंने बैंक में 1,000 रुपये जमा कराए तो बैंक मेरे 1,000 का कितना मल्टीपल टाइम और पैसा क्रिएट करेगा। यानी पैसे से पैसा क्रिएट करना। अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी जेब में मैंने 2,000 रुपीज डाल दिया और एक महीने बाद आप मुझे उस 2,000 के 3,000 दे रहे हो, यानी आपने उस 2,000 को मल्टीप्लाई किया है। अब आपने उस 2,000 का क्या किया मुझे नहीं पता। तो जब हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, बैंक हमारे पैसे का क्या करता है? कोई मुझे बताएगा कि बैंक हमारे पैसे का क्या करता है? अगर आपने हर बैंक लोन में, देता है। अगर हमने बैंक में मान लो 1,000 रुपीज जमा कराया, बैंक इस पैसे का क्या करेगा? बैंक इसको फर्दर लोन की फॉर्म में बांटेगा। बैंक इस 1,000 रुपये को आगे लोन की फॉर्म में बांटेगा, ये मेन उसका काम है। अब मान लो ए ने 1,000 रुपये जमा कराया, बैंक ने उस 1,000 को लोन की फॉर्म में बांट दिया। बी ने मान लो 5,000 जमा कराए बैंक में, बी मान लो कि XYZ बैंक में ए ने 1,000 जमा कराए, बैंक ने उसके पैसे आगे लोन की फॉर्म में बांट दिए। बी ने बी ने अकाउंट खोला XYZ में और 5,000 जमा कराए, बैंक ने उसका भी पैसा आगे लोन की फॉर्म में बांट दिया। सी ने 10,000 जमा कराए, उसको भी आगे लोन की फॉर्म में। या डी ने 1 लाख जमा कराए, बैंक ने उसको भी आगे लोन की फॉर्म में बांट दिया। बैंक में जो भी पैसा डिपॉजिट होता है, बैंक उस पैसे को आगे लोन की फॉर्म में बांटता है। वो अलग बात है कि बैंक ने आपका पैसा लिया, आपको उस पर इंटरेस्ट पे करेगा। आप सबने बैंक में पैसा जमा कराया, आपने क्यों बैंक में पैसा जमा कराया? क्योंकि बैंक आपको आपके पैसे के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा, डिपॉजिट रेट जिसको बोलते हैं। तो इसलिए आपने पैसा बैंक में जमा करा दिया। अब आपको उसका कोई मतलब नहीं होता बैंक आपके पैसे का क्या करे, आपको सिर्फ ये मतलब होता है कि अगर आपने बैंक में पैसा जमा कराया है तो बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता रहे। लेकिन एक्चुअली बैंक आपके पैसे का क्या करता है? बैंक आपके पैसे को आगे लोन की फॉर्म में बांट देता है। सिंपल है कि बैंक आपके पैसे को लोन की फॉर्म में बांट देगा। अब ये एक XYZ बैंक है जो कि आपके पैसे को लोन की फॉर्म में बांट रहा है। लेकिन इस कमर्शियल बैंक, इस बैंक के ऊपर कौन बैठा हुआ है? सेंट्रल बैंक। और हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है? हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है? RBI. RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये सेंट्रल बैंक, मैं अभी सिर्फ एक बैंक की बात कर रहा हूँ, इस XYZ बैंक की। अब ये सेंट्रल बैंक इस बैंक को देख रहा है कि इस बैंक में लोग अपना पैसा जमा करा रहे हैं। ये वॉच कर रहा है इस बैंक को कि इस बैंक में लोग पैसा जमा करा रहे हैं और ये जो बैंक है उन पैसे को आगे लोन की फॉर्म में बांट रहा है। सेंट्रल बैंक XYZ बैंक को बोलता है, अब मुझे एक बात बताओ, आप हर एक अकाउंट होल्डर के पैसे को
लोन की फॉर्म में बांटते चले जा रहे हो। खुदा ना खास्ता कल को बी कहता है कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, मैंने कल आपके पास अकाउंट खुलवाया था, और 2 दिन बाद वो कहता है कि मुझे अपना अकाउंट खाली करना है, मुझे अपना अकाउंट बंद करवाना है, तो अब आप उसके पैसे को उसको कैसे लौटाओगे? XYZ बैंक कहता है कि बी ने मेरे पास खाता खुलवाया, तो मैं उसके पैसे उससे 5,000 ले लिया, ठीक है, और मैंने पैसा आगे लोन के फॉर्म में बांट दिया। अब सेंट्रल बैंक उससे यही पूछ रहा है कि आपने लोन बांट दिया, मान लो कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया और ये लोग लोन नहीं वापस कर सकते। अब जिन जिन को आपने लोन दिया है वो बैंक को पैसा नहीं वापस कर सकते, तो अब आप इसको पैसा कैसे दोगे? इस बी को कल कोई मान लो कि पैसा मांगने आ जाए, तो आप इसको पैसा कैसे वापस करोगे? अब ये कमर्शियल बैंक ये सोच रहा है, ये उसको कहता है सेंट्रल बैंक को, हाँ बात तो आपकी ठीक है, अगर ये लोन वाले लोग वापस पैसा नहीं करने आएंगे तो मैं इसको पैसा कहाँ से दूंगा? तो सेंट्रल बैंक कहता है मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि आप इस बी को पैसा कैसे दोगे? तो बी कहता है ठीक है, मैं आपके पास लोन लेने आ जाऊंगा, आप मुझे लोन दे देना, मैं उस लोन से, जो आप मुझे लोन दोगे उससे मैं इसको पैसा वापस कर दूंगा। सेंट्रल बैंक कहता है आप यही काम करते रहोगे, जो आपसे पैसा मांगने आएगा आप उसको मेरे पास आगे खड़े हो जाओगे कि पैसा दे दो मेरे को, आगे लोन देना है, तो आप खुद क्या करोगे? तो इस ऐसे केस में सेंट्रल बैंक क्या करता है? ऐसे केस में सेंट्रल बैंक इन कमर्शियल बैंक के ऊपर एक रेशियो इंपोज कर देता है जिसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। सेंट्रल बैंक क्या करता है? कमर्शियल बैंक्स के ऊपर एक लीगल रिजर्व रेशियो LRR इंपोज कर देता है। अब ये LRR क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है? द लीगल रिजर्व रेशियो, व्हाट इज लीगल रिजर्व रेशियो? द मिनिमम रेशियो of minimum ratio of deposits which are kept by commercial banks, which are legally kept by commercial banks। अब आपको इससे एक चीज समझ ही आई होगी कि LRR क्या होता है। LRR एक वो मिनिमम रेशियो ऑफ डिपॉजिट है जो कि सेंट्रल बैंक ने इम्पोज की है कमर्शियल बैंक के ऊपर, जो कि लीगली हर कमर्शियल बैंक को मेंटेन करनी होगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है सेंट्रल बैंक ने जब कमर्शियल बैंक को बोला कि अगर आप सारा पैसा लोन की फॉर्म में बांट दोगे और कल को ये बी अपना पैसा या सी या डी कोई भी अपना पैसा मांगने आता है और आपके पास पैसा नहीं है और आप मेरे दरवाजे पे खड़े हो जाओगे कि मुझे लोन दे दो, मुझे इनकी पेमेंट करनी है, तो कितनी शर्म की बात है कि आप अपना झोला उठा के ले आए हो कि मुझे लोन दे दो, मुझे आगे लोन उतारना है। तो उसकी बजाय सेंट्रल बैंक ने क्या किया, क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास मॉनेटरी पॉलिसी है, सारा कंट्रोल सेंट्रल बैंक के पास है, सेंट्रल बैंक ने एक LRR, एक लीगल रिजर्व रेशियो इंपोज कर दी। किसके ऊपर इंपोज कर दी? इन कमर्शियल बैंक के ऊपर। और वो LRR क्या इंपोज कर दी कि आपके पास जो भी पैसा जमा करेगा कोई भी अकाउंट होल्डर, आपको उसका कुछ मिनिमम रेशियो, कुछ परसेंटेज अमाउंट अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा और बचा हुआ पैसा आप लोन की फॉर्म में बांट सकते हो। कमर्शियल बैंक ने कहा मतलब मुझे समझ नहीं आया। सेंट्रल बैंक ने कहा सपोज मैंने आपके ऊपर 20% LRR इंपोज कर दी, तो इसका मतलब है अगर ए 1,000 रुपये आपके बैंक में जमा करेगा तो आपको इस 1,000 रुपये का 20%, यानी इस 1,000 रुपये का 200 रुपीज आपको रिजर्व रखना पड़ेगा LRR की फॉर्म में अपने पास, और बचा हुआ 800 ही आप लोन की फॉर्म में बांट सकते हो। अगर सी आपके पास 10,000 जमा कराता है, अगर सी आपके पास 10,000 जमा कराता है तो 10,000 का 20% कितना हो गया? 2,000 आपको रिजर्व रखना पड़ेगा और बचा हुआ 8,000 आप लोन की फॉर्म में बांटोगे। और अगर
डी आपके पास 1 लाख रुपए जमा कराएगा, तो इस 1 लाख का 20,000 आप रिजर्व रखोगे और बचा हुआ 80%, 80,000 रुपए आप लोन की फॉर्म में बांट सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। गुनिका, क्लियर हो रहा है कुछ? Yes, sir. तो कमर्शियल बैंक, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक ने, जो कि सारे कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है, तो सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक्स को बोला कि आपके पास जो भी पैसा जमा होगा, आपको उस पैसे का लीगली 20%, अब मान लो 20%, 10%, जो भी सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा उतना मेंटेन करना होगा। तो सपोज यहाँ पर हमने 20% लिया, तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक को जो भी उसके बैंक में पैसा जमा होगा, उसका कमर्शियल बैंक 20% अपने पास मेंटेन करेगा रिजर्व की फॉर्म में, और बचा हुआ 80% वो आगे लोन की फॉर्म में बांटेगा। इसका मतलब अब इससे क्या फायदा हुआ? अब सेंट्रल बैंक ने पूछा कि अगर मान लो आपने 80%, आपने 80%, 20% तो आप रिजर्व मेंटेन कर रहे हो, बचा 80% अगर आप लोन के फॉर्म में बांट रहे हो, अब अगर बी आपसे बोले कि मुझे अपना अकाउंट बंद करवाना है, तो आप उसको ये पेमेंट कहाँ से दोगे? तब कमर्शियल बैंक बोलता है कि मेरे पास जो सबका रिजर्व अमाउंट पड़ा हुआ है ना, मैं उस रिजर्व अमाउंट से उठा के सबकी पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, ये तो होगी एक नटशेल की बात। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बात करता हूँ। दूसरे तरीके से बात ये करना हो गया आपको, अब ये तो आपको समझ हो गया कि रिजर्व आपने अलग रख लिया। अब सेंट्रल बैंक ने लीगल रिजर्व रेशियो 20% मेंटेन क्या सोच के करी? सेंट्रल बैंक ये मान के चलता है, कि कमर्शियल बैंक में मान लो XYZ बैंक है, XYZ बैंक में मान लो डेली कोई, मान लो XYZ बैंक में 1,000 या 10,000 लोगों के अकाउंट हैं, ठीक है, और रोज डेली बेसिस पे पैसा आ रहा है, कोई पैसा विड्रॉ कर रहा है, पैसा डाल रहा है, पैसा विड्रॉ कर रहा है। इसका मतलब डेली बेसिस पे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, बैंक में पैसा जा रहा है, बैंक से पैसा आ रहा है, डेली बेसिस पे ये काम चल रहा है इस XYZ बैंक में। ठीक है, सेंट्रल बैंक मान के चलता है कि कमर्शियल बैंक के पास जितने भी अकाउंट होल्डर है, मान लो 10,000 अकाउंट हैं इस XYZ के पास। अब आज अगर मान लो आज सैटरडे है, सैटरडे सुबह जब बैंक खुला, सेंट्रल बैंक ये मान के चलता है कि सारे के सारे 10,000 के 10,000 अकाउंट बंद नहीं हो जाएंगे, या इसमें से 1,000 अकाउंट एक ही दिन में बंद नहीं हो जाएंगे। सेंट्रल बैंक मान के चलता है कि मान लो 2 अकाउंट, 5 अकाउंट, 10 अकाउंट, 20 अकाउंट, 50 अकाउंट, हद से ज़्यादा 100 अकाउंट होंगे जो एक ही दिन में बंद हो जाएंगे। वरना ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही दिन में सारे के सारे अकाउंट बंद करवाने आ जाए। ठीक है, कुछ बंद होंगे तो कुछ नए खुलेंगे भी, तो ये चलता रहेगा। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक को लगा कि हम 20% सेट करते हैं। सेंट्रल बैंक ने 20% भी क्या सोच के करा है मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। मान लो सेंट्रल बैंक ने 20% सेट कर दिया कि जो भी बैंक में पैसा, ओहो ये क्या हुआ, सॉरी, जो भी पैसा, सेंट्रल बैंक ने बोला कि जो भी पैसा बैंक में जमा होगा, बैंक उसका अगर 20% भी अपने पास मेंटेन कर ले और कल को कोई अपना पैसा निकालने भी आ जाए, तो बैंक उसके 20% से आराम से उस बंदे को पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो हेल्दी तरीके से कोई पैसा निकालने आता है तो उस रिजर्व अमाउंट से हम उसको पैसा दे देंगे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात होगी नहीं। ठीक है, सिंपल तरीके से काम चलेगा। अब मैं आपको इसी एग्जांपल को इंश्योरेंस कंपनी के उससे समझाता हूँ एक बार। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? इंश्योरेंस कंपनी डेली बेसिस पे लोगों के इंश्योरेंस करती है और उनसे प्रीमियम लेती है। अब मान लो बहुत सारे लोग थे, सबने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ली और उनको प्रीमियम अमाउंट पे किया साल में एक बार। ठीक है, मान लो सबके प्रीमियम अमाउंट लेके इंश्योरेंस कंपनी ने जिन जिन की इंश्योरेंस की, हर साल उनको सर्विसेज देने के बदले में उनसे प्रीमियम अमाउंट लिया। अब इंश्योरेंस कंपनी के पास 5,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम का। ठीक है, जितने भी लोगों की इंश्योरेंस की है
अब जितने भी इंश्योरेंस की है जितने लोगों की, मान लो उनकी इंश्योरेंस का अमाउंट बनता है 50,000 करोड़ रुपया, और इंश्योरेंस प्रीमियम से पैसा आया 5,000 करोड़। इंश्योरेंस कंपनी मान के चलती है कि एक ही टाइम पे सारे के सारे लोग नहीं मरेंगे, कुछ मरेंगे, तो उनको हम इस 5,000 करोड़ में से पेमेंट कर देंगे, क्योंकि एक साथ तो सारे नहीं मरेंगे, और कुछ नए लोग जुड़ेंगे तो उनका पैसा भी जुड़ जाएगा। तो जैसे इंश्योरेंस कंपनी मान के चलती है कि एक ही टाइम पे सारे लोग नहीं मर जाएंगे, तो हमारे पास जो प्रीमियम का पैसा सबका आया हुआ है, हम उसमें से सबको पेमेंट कर देंगे। सेम वे में सेंट्रल बैंक ये मान के चलता है कि कमर्शियल बैंक के पास जितना भी लोग अपना अकाउंट खोलेंगे, सारे के सारे अपना एक ही दिन में खाता बंद करवाने नहीं आ जाएंगे। तो इसीलिए जो भी बैंक के पास रिजर्व पैसा पड़ा होगा, उसमें से बैंक जो है उन सब अकाउंट होल्डर को पेमेंट दे देगा, और बाकी पैसा वो लोन की फॉर्म में बांट सकता है। ये तो है जनरल जो कमर्शियल बैंक काम करेगा। अब हम इसको एक टेबल की फॉर्म में देखेंगे कि ये काम करता कैसे है। इससे आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, एजम्पशंस। सबसे पहले मैंने आपको बोला मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, बैंक जो है आपके पैसे से कितना मल्टीपल टाइम और पैसा क्रिएट करता है, वो प्रोसेस कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। हमने दो एजम्पशंस ली, पहली एजम्पशन हमने ये एज्यूम किया कि जितनी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होंगी, सारी की सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बैंक्स के थ्रू होंगी। एक तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि जितनी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होंगी, सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बैंक्स के थ्रू होंगी, कि हमारी कंट्री में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बैंक्स के थ्रू होती है, यानी जो भी लेन देन होता है वो बैंक्स के थ्रू होता है, और बैंक सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। दूसरी एजम्पशन हमने ली कि जो भी पैसा आएगा या जो भी पेमेंट होगी, वो सारी चेक के थ्रू होगी, नो कैश। कोई भी ट्रांजैक्शन कैश के थ्रू नहीं होगी, जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो चेक्स के थ्रू होंगी। ठीक है, अब जो भी ट्रांजैक्शन चेक्स के थ्रू होंगी और सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होंगी, तो अब ये आपका मनी क्रिएशन वाला काम करता कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले लेट सपोज बैंक में इनिशियल डिपॉजिट, लेट्स एज्यूम कर रहे हैं कि बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट कितना आया, 1,000। ठीक है, बैंक के पास जो इनिशियल डिपॉजिट आया 1,000, और लीगल रिजर्व रेशियो जो कि सेंट्रल बैंक ने बोला है कि आप सारा का सारा पैसा, जो भी बैंक में पैसा जमा कराएगा, आप उसका सारा का सारा पैसा लोन की फॉर्म में नहीं बांटोगे। आप सपोज 20% आपको LRR मेंटेन करना है, कि आपके पास जो भी बैंक में पैसा आएगा, आप उस पैसे का 20% आप मेंटेन करोगे रिजर्व की फॉर्म में। ये दो बातें बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को बोल दी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये प्रोसेस काम करता कैसे और पैसे मनी कैसे क्रिएट होती है। राउंड, डिपॉजिट, रिजर्व और लोन। मैंने 4 कॉलम आपके सामने बनाए। ठीक है, पहले कॉलम में लेट सपोज फर्स्ट कॉलम में बैंक के पास किसी ने 1,000 रुपये जमा कराए। ठीक है, किसी ने बैंक में 1,000 रुपये जमा कराए, और ये क्या है, इनिशियल डिपॉजिट। बैंक इस 1,000 रुपये का क्या करेगा, बैंक इस 1,000 रुपये का 20%, बैंक इस 1,000 रुपये का 20% रिजर्व अपने पास अलग रख लेगा, जिसे वो खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि ये वो लीगल रिजर्व है जो हर कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना है। अब यहाँ पर अभी हम सिर्फ एक अकाउंट की बात कर रहे हैं कि एक पर्सन ने जमा कराए, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे अलग अलग जो पैसा बैंक में जमा कराएंगे, उन सबके ऐसा अलग अलग बनेगा। यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक अकाउंट होल्डर का बना दिया कि एक अकाउंट होल्डर ने बैंक में क्या किया, 1,000 रुपये जमा कराए, और बैंक ने उसका 200 रुपये 20% रिजर्व रख लिया। ठीक है, और 200 रुपये रिजर्व रख के बचा हुआ 800 कमर्शियल बैंक लोन बांटने के लिए तैयार है। यहां तो कोई डाउट किसी को, जितना मैंने बोला? No, sir.
और कोई? आरुषि, आदित्य, नो नुपुर, राघव, सर। थर। हाँ, सर तो हमें जरूरी है शो करना कि जब तक वो जो अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट वापस नहीं आ जाता, तब पूरा तक शो करना पूरा जरूरी प्रोसेस है। दिखाना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस दिखाना पड़ेगा। ओके सर। फर्स्ट राउंड तो सर में, यूजुअली ज्यादा लंबे आते हैं फिर। एक सेकंड पहले कर लूं फिर बताता हूँ। लेट सपोज आरुषि ने बैंक में 1,000 रुपये जमा कराया। बैंक ने आरुषि के 20% 200 रुपये अलग रिजर्व रख लिए, और बचे हुए 800 रुपये आरुषि ने कहा जिसको लोन चाहिए मेरे से आके लोन ले जाओ। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब क्या हुआ? मान लो गुनिका आई बैंक में, गुनिका ने बोला कि मुझे 800 रुपये का लोन चाहिए। अब आप कहोगे 800 का ही चाहिए, 8,000 का चाहिए, लेकिन इस एक पर्सन के अकाउंट से तो 800 ही मिल पाएगा, बाकी बैंक दूसरों के अकाउंट से निकाल के दे देगा। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने बोला कि गुनिका को 800 रुपये चाहिए। बैंक क्या करेगा? बैंक गुनिका का एक लोन अकाउंट खोलेगा और गुनिका के अकाउंट में 800 रुपये की एंट्री दिखा देगा कि ठीक है, हमने आपके अकाउंट, लोन अकाउंट में 800 रुपये डाल दिए। अब गुनिका को, लेट सपोज गुनिका ने सर्जन को 800 रुपये का पेमेंट करनी थी। अब गुनिका कैसे करेगी पेमेंट? हमने क्या बोला एजम्पशन में? ऑल दी ट्रांजेक्शन विल बी डन थ्रू चेक्स। तो जब बैंक ने गुनिका को 800 रुपये का लोन दिया तो गुनिका को एक चेक बुक इशू कर दी और बोला कि आपको जिसको भी पेमेंट करनी होगी आप चेक के थ्रू कर देना। गुनिका ने क्या किया? 800 रुपये का चेक बनाया और वो चेक सर्जन को दे दिया। सर्जन के हाथ में 800 रुपये का चेक आ गया। ठीक है, सर्जन क्या करेगा? सर्जन इस 800 रुपये के चेक को बैंक में जमा कराएगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उसको पैसा चाहिए तो पैसा तो उसको बैंक से मिलेगा, लेकिन वो चेक कहाँ जमा कराएगा? बैंक में। अब सेकंड राउंड में ये जो 800 रुपये का चेक था वो बैंक में आ गया, तो बैंक के पास एक फ्रेश डिपॉजिट, जिसको हम सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं, बैंक के पास 800 रुपये का डिपॉजिट आ गया सर्जन के थ्रू। ठीक है, अब बैंक उस 800 रुपये के डिपॉजिट का क्या करेगा? उस 800 रुपये के डिपॉजिट का 20% 160 रुपया रिजर्व रख लेगा और बचा हुआ 640 अब वो लोन के फॉर्म में देगा। ठीक है, अब वो 640 बैंक लोन के फॉर्म में देगा। ठीक है, अब क्या हुआ? अब सपोज सपोज हम कहते हैं कि जसकीरत को लोन की जरूरत थी 640 रुपए की। ठीक है, जसकीरत बैंक में गया, उसको बोला मुझे लोन चाहिए, तो बैंक ने जसकीरत का एक लोन अकाउंट खोला और उस लोन अकाउंट में 640 रुपए डाल के जसकीरत को एक चेक बुक इशू कर दी। अब जसकीरत ने मान लो गुरसिमन को पेमेंट करनी है 640 की, तो जसकीरत गुरसिमन को क्या करेगा? 640 का चेक काट के देगा। अब गुरसिमन उस चेक का क्या करेगी? गुरसिमन उस चेक को वापस से कहाँ जमा कराएगी? बैंक में। तो बैंक के पास एक 640 का नया डिपॉजिट आ गया, क्योंकि वो चेक तो वापस घूम के बैंक में ही आएगा। बैंक अब इस 640 का क्या करेगा? बैंक इस 640 का आपका 20% रिजर्व 128 रुपये रिजर्व रख देगा और बचा हुआ 512 रुपये किसको देगा? लोन को। लोन देने के लिए तैयार है। अब फिर कोई आएगा लोन लेने, बैंक उसका लोन अकाउंट खोलेगा, उसको 512 का लोन देगा, वो जिसको लोन देगा उसको चेकबुक भी दे देगा। अब वो बंदा जिसको फ्यूचर में किसी को आगे पेमेंट करनी है 512 की, तो वो चेक काटेगा 512 का और वो चेक घूम के वापस से बैंक में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ये प्रोसेस सर कब तक भाई चलता रहेगा? एक सर भाई सेकेंड, अब वो एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक इनिशियल डिपॉजिट पूरा डिसॉल्व ना हो जाए, और पूरा डिसॉल्व होके वो मल्टीपल टाइम पैसा क्रिएट ना कर दें, और ये जो रिजर्व है करते करते इस इनिशियल डिपॉजिट का रिजर्व, जो इनिशियल डिपॉजिट था, एक पॉइंट पे आके पूरा का पूरा रिजर्व क्रिएट हो जाएगा, हम सबको ऐड कर दें। तो आपने लिखना है इनडेफिनेट चलता रहेगा जब तक कि इनिशियल डिपॉजिट टोटली डिसॉल्व ना हो जाए। ठीक है, तो ये इनिशियल डिपॉजिट उस पर्टिकुलर पर्सन का करते करते रिजर्व बन जाएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि कितना
1000 रुपया लगा के कितना मल्टीपल टाइम ये डिपॉजिट क्रिएट हुआ। अब आपसे मैं पूछूं कि अगर अगर 1000 रुपये लगाए थे तो उस 1000 का कितना मल्टीपल टाइम पैसा डिपॉजिट क्रिएट हुआ, वो पता लगेगा हमें किससे, मनी मल्टीप्लायर से। तो व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर? मनी मल्टीप्लायर इज द मल्टीपल टाइम इनिशियल डिपॉजिट क्रिएट्स क्रेडिट, कि इस इनिशियल क्रेडिट से कितना मल्टीपल टाइम और पैसा क्रिएट होता है, दैट इज नोन एज मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर आप हमेशा याद रखेंगे, मनी मल्टीप्लायर डिपेंड्स अपॉन LRR। अब आप कहोगे ये क्या हुआ, मनी मल्टीप्लायर LRR पे क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि सेंट्रल बैंक कहता है कि सेंट्रल बैंक ये लीगल रिजर्व रेशियो मेंटेन करता है। अगर सेंट्रल बैंक ने LRR 20% रखा तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक 80% लोन देगा मार्केट में। अगर सेंट्रल बैंक ने LRR बढ़ा के 30% कर दिया तो कमर्शियल बैंक 70% सिर्फ लोन बांटेगा। अगर 50% कर दिया तो कमर्शियल बैंक 50% लोन बांटेगा। इसका मतलब जितना लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ती चली जाएगी उतना कमर्शियल बैंक मार्केट में कम लोन बांटेगा, और जितना कम वो लोन बांटेगा उतना मल्टीप्लायर इफेक्ट कम होगा, उतना बैंक कम क्रेडिट क्रिएट करेगा, उतना मनी क्रिएशन कम होगी, जितना LRR ज्यादा होगा। कैसे, मैं आपको न्यूमेरिकली समझाता हूं। मनी मल्टीप्लायर डिपेंड्स अपॉन LRR, दैट मीन्स मनी मल्टीप्लायर का LRR के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब है LRR जितनी ज्यादा होगी मनी मल्टीप्लायर उतना कम होगा, LRR जितना कम होगा मनी मल्टीप्लायर उतना हाई होगी। तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मनी मल्टीप्लायर एंड LRR। ठीक है, न्यूमेरिकली देखते हैं। लेट्स सपोज LRR is 20%, तो व्हाट विल बी द मनी मल्टीप्लायर? 1/20%, और 1/20% मतलब 20/100, तो 100/20 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, इफ LRR is 10%, तो मनी मल्टीप्लायर वुड बी 1/10%, which is equal to 100/10, money multiplier is 10. If LRR is 5%, तो money multiplier is 1/5%, 1/5% कितना हो गया, 100/5, which is equal to 20। तो इसका मतलब क्या है, मनी जब LRR 20% है तो मनी मल्टीप्लायर 5 है, LRR 10% है, मनी मल्टीप्लायर 10 है, LRR 5% है, मनी मल्टीप्लायर 20 है। मतलब LRR आपका कम होता जा रहा है, मनी मल्टीप्लायर आपका बढ़ता चला जा रहा है। तो इसीलिए LRR और मनी मल्टीप्लायर में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। कोई डाउट यहां तक? किसी को कोई डाउट यहां तक जो मैंने बताया? नो सर। और सर ठीक है, तो LRR जितना ज्यादा होगा, LRR जितना ज्यादा होगा इसका मतलब कमर्शियल बैंक उतना कम लोन बांट पाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा LRR होगा उसको उतना ज्यादा रिजर्व अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा और उतना मार्केट में वो कम लोन बांटेगा। जितना LRR कम होगा, जितना LRR कम होगा उतना कमर्शियल बैंक के हाथ में लोन बांटने के लिए पैसा ज्यादा होगा, उतना ज्यादा वो लोन बांटेगा, और जितना ज्यादा वो लोन बांटेगा उतना मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा काम करेगा, जो कि हमने इसमें देखा। अब फिर भाई वहां बात आके खड़ी होती है कि 1000 रुपये लगा के कितना मल्टीपल टाइम क्रिएट हुआ, तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर। तो इनिशियल डिपॉजिट कितना था, 1000, और मनी मल्टीप्लायर कितना हम था जब LRR 20% था, दैट वाज आपका, हमने कितना देखा, 20% में मनी मल्टीप्लायर 5, तो ये हो जाएगा आपका 5।
तो टोटल आपने कितना क्रेडिट क्रिएट किया? 5000। तो यानी 1000 रुपये लगा के आपने कितना टोटल पैसा क्रिएट किया? 1000। यानी 1000 का 5 गुना बैंक ने इस 1000 का 5 गुना क्रिएट किया जब LRR 20% था। ठीक है, और 5000 में से रिजर्व उसने 20%, 1000 LRR 20%, 5000 का 1000 रिजर्व रख लिया, और बचा हुआ 4000 उसने लोन की फॉर्म में बांटा। अगर LRR 10% होता तो मनी मल्टीप्लायर आपका 10 होता। तो उस केस में अगर LRR 10% होता तो उस केस में आपका टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना होता? 10,000। और अगर LRR 5% होता तो आपका टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना होता? 20,000। तो आप देख रहे हैं जितना LRR कम होता जाएगा उतना बैंकों की क्रेडिट देने की फैसिलिटी बढ़ती जाएगी, उतना आपका क्रेडिट क्रिएशन बढ़ता चला जाएगा, और जितना LRR बढ़ता जाएगा, उल्टा बढ़ता जाएगा, उतना क्रेडिट क्रिएशन कम होता जाएगा। दिस इज कॉल्ड मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? सर हमें टेबल बनाना है। हाँ, पेपर में आएगा तो टेबल बनाना है। मेरी जो बुक्स आपके पास है, बुक्स में, मेरी बुक में जैसा आपको दिया हुआ है एग्जैक्टली वैसा ही आपने आंसर लिखना है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक किसी को जितना हमने मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट पढ़ा? No, एनी sir. डाउट टू एनीवन? नूपुर, No, sir. आकृति, गुनीश, गुनिका, गुरसिमरन, जसकीरत, पीयूष, राघव, Sir. No, sir. ऑल क्लियर? सिमोन, सर्जन, Yes, sir. Clear. ऑल क्लियर। सो ये हो गया हमारा टोटल मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल